हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास है जिसमें हम क्लास 7th को डिस्कस कर रहे हैं। साइंस क्लास 7th को इससे पहले 6th क्लास की साइंस को पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखा हो तो पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बेहद ही हेल्पफुल होगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए। क्लास 7th की साइंस में हमने 8 चैप्टर तक को फिनिश कर लिया है। 8 चैप्टर तक पूरा बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को देखा हुआ है। तो वो भी अगर आपने ना देखा हो तो पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 और एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उन दोनों प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों प्लेलिस्ट के पूरे वीडियो देखिए, तभी आगे की क्लास आपको समझ में आएगी। क्योंकि जो भी चैप्टर्स हैं वो पीछे की क्लास और पीछे के चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो आगे की चीज़ें समझने से पहले ज़रूरी है कि पीछे की चीज़ें एक बार आप ज़रूर देख के तब आगे बढ़ें। तो आज हम 9वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 9वें चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहा करिए, क्योंकि लास्ट में हम चैप्टर की समरी को डिस्कस करते हैं, जो कि बेहद ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चैप्टर को अपने शुरू करते हैं। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि हमारे चैप्टर का नाम मृदा मतलब सॉइल है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम मिट्टी, पेड़ पौधों, वर्षा, इन सभी को जानेंगे। मृदा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। तो सबसे पहले तो ये एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। तो पेड़ पौधों के लिए मिट्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें जो हैं वो मिट्टी की सहायता से ही उसमें खड़े होते हैं और इनकी वृद्धि में ये सहायक करते हैं। पोषक तत्व मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि पेड़ पौधों को इनसे मिलता रहता है। इसके बाद क्या है, यहाँ अनेक जीवों का आवास भी है। तो मिट्टी जो है वो अनेक जीवों का आवास भी होता है, जैसे कि सांप हो गया और केंचुआ इत्यादि हो गए। तो ऐसे जीव अपना जो घर है ये मिट्टी के अंदर बना के रखते हैं। चूहे हो गए। तो ये मतलब कहने का है कि बहुत से जीवों का आवास स्थल भी है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। तो कृषि के दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी बेहद ही अनिवार्य होती है, क्योंकि जो कृषक होते हैं ये इसी मिट्टी में अपनी फसलों को उगाते हैं। उन फसलों से हमें भोजन, कपड़ा जो है इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सूंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। तो बारिश जैसे ही शुरू होने वाला रहता है, ये चीज़ आप फील कर सकते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी से एक बहुत ही प्यारी से स्मेल निकलती है। यहाँ पर बताया गया है कि मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु यहाँ तो एक्सपेरिमेंट है, कुछ बच्चों ने किया हुआ है, तो हमारे काम का ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे काम का यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाते हैं। इसीलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बताई जाती है कि पॉलीथीन का यूज और प्लास्टिक का यूज कम से कम करिए, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो हैं वो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को,
they also kill the organism living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. तो बहुत सी जगहों पे बैन भी है पॉलीथीन और प्लास्टिक के यूज पर. Other substances which pollute the soil are a number of waste product, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. तो जो पेस्टिसाइड है उसका भी कम से कम उपयोग करना चाहिए. इससे भी हमारी मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है. अब इसके बाद मृदा परिक्षेदिका या मृदा प्रोफाइल को बताया गया है कि मृदा प्रोफाइल क्या होता है. तो यहाँ पे मृदा परिक्षेदिका की बात की जाए सॉइल प्रोफाइल की, तो ये क्या है. मृदा अनेक परतों की बनी होती है. यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है. तो यहाँ पे हमारे काम की चीज़ है. तो मिट्टी इस तरह से एक परत में डिवाइड होती है, कई परतों से बनी होती है, जैसा कि इस कांच की ग्लास में बताया गया है. सबसे ऊपर यहाँ पर ह्यूमस डाला गया है, जल डाला गया है, उसके नीचे मृतिका, उसके नीचे बालू और उसके नीचे बजरी के कण डाले गए हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो है वो ह्यूमस कहलाते हैं. तो क्लास 6 का जो 16 वाला चैप्टर था वहाँ इन चीज़ों को हमने देखा था, ह्यूमस क्या होता है. तो जो मृदा में सड़े गले जैव पदार्थ हैं वही क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा. इसके बाद बताया गया है कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है. यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है. यही प्रोसेस क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है. तो यहाँ पे है कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. तो इसे ही वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं. किसी मृदा की प्रकृति उन सैलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं. तो the nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. तो ये चीज़ें थी यहाँ पे कि इसका निर्माण उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करता है जो इसमें उगते हैं. इसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या है. अब आगे यहाँ पर मिट्टी की लेयर के बारे में बताया गया है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर जो है वो मृदा परिक्षेदिका कहलाती है. तो यहाँ पे मृदा परिक्षेदिका किसे कहते हैं, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. तो इसे ही जो डिफरेंट लेयर होती है मिट्टी की, इसे ही क्या कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. उसके बाद क्या है, प्रत्येक परत जो है गठन में, रंग में, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न भिन्न होती है. ये परतें सन स्तर स्थितियाँ कहलाती हैं. तो इन परतों को हम क्या कहेंगे, इन परतों को हॉरिजॉन्स कहेंगे. तो ये है, तो इसे ही क्या कहेंगे, हॉरिजॉन कहेंगे. मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ईच लेयर जो है वो डिफर्स इन फील, मतलब टेक्सचर में डिफ़र होता है, कलर में डिफ़र होता है, डेप्थ में एंड केमिकल कंपोजिशन में डिफ़र होता है. दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स. तो इसे ही हम हिंदी में कहा जाए तो संस्तर स्थितियाँ कहेंगे, या इंग्लिश में कहा जाए तो हॉरिजॉन्स कहेंगे. अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं. ये एक इमेज है, यहाँ पर मृदा परिक्षेदिका मतलब जो सॉइल प्रोफाइल है उसको बताया गया है. सबसे नीचे की लेयर जो है ये बेड रॉक होती है, मतलब जिसे हम आधार शैल कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बेड रॉक कहेंगे. उसके बाद ये सी हॉरिजॉन लेयर होती है. इसके बाद बी हॉरिजॉन लेयर, और सबसे ऊपर जो है वो ए हॉरिजॉन लेयर होती है.
तो इस तरह से देखा जाए तो मिट्टी की 4 परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं तो हमें तो सबसे ऊपरी लेयर दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे ये और लेयर्स होती हैं 3, तो उसके नीचे वाली परतों को हम नहीं देख सकते। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। तो कहीं पर गड्ढे की खुदाई हो रही हो, मतलब कहीं पर कुआं या बोरवेल लगाने के लिए गहराई तक खुदा हुआ हो, तो वहाँ आप इस चीज़ को देख सकते हैं आसानी से, इसकी भीतरी परतों को भी मिट्टी की देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिक्षेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिक्षेदिका या सॉइल प्रोफाइल जो है, इसको कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है, तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें हो रही हो वहाँ जाके इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। तो ऊपर वाला जो कलर होता है, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है वो ह्यूमस और खनिजों से, खनिज उसमें बहुतायत मात्रा में होते हैं, इस वजह से ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, गहरे कलर की होती है, ब्राउन ही बेसिकली होती है ये, तो डार्क कलर की होती है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ऊपरी लेयर में मिट्टी के क्या पाया जाता है। तो सबसे ऊपरी लेयर में जो है वो ह्यूमस और क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद बताया गया है कि ह्यूमस जो है वो मृदा को उर्वर बनाता है। तो जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को जो है वो उर्वर करता है। उस उर्वरता जो मिट्टी की होती है ये इस ह्यूमस की वजह से ही होती है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है कि और पादपों का पोषण प्रदान करती है। तो मिट्टी में पाई जाने वाली ह्यूमस जो है वो मृदा को उपजाऊ बनाएगी, वो इसको फर्टाइल बनाएगी, जो कि क्या करेगा, ये प्लांट को, पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यह परत सामान्यतः मृदु, संरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ये जनरली कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और कैन रिटेन मोर वाटर। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी का उपस्थित होता है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। तो हमने देखा कि इसे टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे जो टॉप सॉइल है या ए हॉरिजॉन है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है, और ये पेड़ पौधों के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। अब आगे बताया गया है कि शीर्ष मृदा मतलब जो ए वाली ए हॉरिजॉन है, कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आश्रय भी प्रदान करता है। तो इसी ए वाली लेयर में पौधे भी उगते हैं, मतलब पौधे की जड़ें भी इसी में होती हैं, और इसी ए हॉरिजॉन लेयर में ही जो छछूंदर होते हैं और केचुए होते हैं, ये सारे इनका जो है आवास स्थान भी इसी लेयर में ये बनाते हैं, क्योंकि ये बेहद ही सॉफ्ट लेयर होती है। इसके बाद छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं वो इस ए लेयर वाली ही ए हॉरिजॉन लेयर में ही रहती हैं। फिर बताया गया है कि शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। तो जैसे ही हम बी हॉरिजॉन में आएंगे यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती जाएगी, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा तो कम होगी, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। तो द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडल लेयर। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ए वाले लेयर के कंपेयर में,
क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस जो है वो कम मात्रा में पाया जा रहा है। ह्यूमस की वजह से मिट्टी जो है वो खोखली थोड़ी रहती है, वो सॉफ्ट मृदु होती है। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमस काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और मिनरल्स काफ़ी अधिक मात्रा में। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है। इस परत को हम क्या कहेंगे, बी हॉरिजॉन या बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहते हैं। इसके बाद क्या है, तीसरी लेयर की बात की जाए तो सी हॉरिजॉन या सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन हो जाता है। तो सी लेयर आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा कि ये स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स की बनी होती है विद क्रैक्स एंड ये क्रैक्स की बनी होती है, रॉक्स की बनी होती है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पत्थर के उनकी बनी होती है ये। और इनमें क्या होता है, इसको खोदना फावड़े से काफ़ी कठिन काम हो जाता है। तो ये हमने तीनों लेयर को देखा, सी स्तर तक की लेयर को। इसके बाद यहाँ पर इस परत के नीचे आधार शैल होता है, मतलब ये वाली जो डी वाली लेयर है जिसे हम बेड रॉक कहते हैं होता है, जो कठोर होता है, ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। सी वाला इससे कम होता है, सी वाले में क्योंकि छोटे छोटे शैल होते हैं। लेकिन आप इस आधार शैल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में छोटे छोटे यहाँ पर शैल आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब मृदा के प्रकार की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में जाना जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि सैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। तो मृदा बेसिकली जो शैल के कण होते हैं, जो ह्यूमस होती है, इन्हीं का मिश्रण कहलाती है। तो ये शैलों के अपक्षय से बनते हैं, इनका निर्माण होता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप, मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो मिट्टी में बैक्टीरिया हो गया, जो पेड़ पौधे सड़े गले होते हैं, केंचुए या पेड़ पौधों की जड़ें हो गई, और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा कोश में पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो हम यहाँ पर मृदा के प्रकार देख रहे हैं, तो उसके आमाप के आधार पर मृदा को वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणल्य मृदा कहलाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक तो सैंडी सॉइल हो गई, दूसरा क्या हो गया, क्लेई सॉइल हो गया। अब इसके बाद बताया गया है कि यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तब क्या होगा, आगे ये देख लेते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणल के रूप में किया जाता है। तो बेसिकली जो है वो 3 टाइप की आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। पहला सैंडी, दूसरा क्ले और तीसरा क्या है, लोमी। तो ये 3 तरह की दुमटी, बलुई और मृणल मिट्टी पाई जाती है। जो दुमटी हमने किसको कहा, एक में तो जिसमें बलुई मिट्टी, जिसमें मृदा में बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, वो बलुई हो गया। बाद से बड़े बड़े कण तो बलुई हो जाएगा। और मृणल्य मतलब जिसमें छोटे छोटे कण होंगे वो क्या हो जाएगा, मृणल्य हो जाएगा। और जो दुमटी है इसमें बड़े और छोटे कण समान मात्रा में पाए जाएंगे। अभी इसके बाद बताया गया है कि मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है।
बालू की कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा जो है वो हल्की, सुवितातीत और शुष्क होती है। तो ये तो बलुई मृदा जो सैंडी सॉइल है उसकी बात की जा रही है कि द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द proportions of particles of various sizes. If soil contains greater proportions of big particles, it is called sandy soil. तो यहाँ पे सैंडी सॉइल हम किसे कहेंगे? जब वो बिग पार्टिकल को कंटेन करेगा। ऊपर की ही ये लाइन है जो कि मैंने रिपीट किया है ऊपर, जो कि बताया गया था। सैंडी सॉइल की मतलब जो बलुई मृदा है इसकी परिभाषा जो बताई गई थी। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद बताया गया है कि यही यहाँ पर लिखा है कि सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, इनके मतलब जो कण होते हैं ये बड़े होते हैं। तो ये बड़े होते हैं तो क्या होगा कि दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles. So sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. तो यहाँ पर यही है इस बलुई मृदा के बारे में कि इसके कण बड़े बड़े होते हैं, तो इन कणों के बीच में आपस में स्पेस हो जाता है तो यहाँ पर वायु अपनी जगह बना लेती है, वायु भर जाती है। तो वायु भर जाती है तो हम कह सकते हैं कि बालू जो है वो सुवातीत है, मतलब एयरी है। तो अब आगे बताया गया है चिकनी मिट्टी के बारे में। चिकनी मिट्टी को भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जो मृत्तिका या चिकनी मिट्टी के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, क्योंकि अगर इनमें स्पेस नहीं है तो वायु भरने की कहीं कोई जगह नहीं होती है। लेकिन यहाँ भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। तो इसमें जो स्पेस होता है उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये जो चिकनी मिट्टी है ये वेट में बलुई मिट्टी से ज़्यादा होती है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा होती है। तो जो तीसरे टाइप की मृदा होती है वो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब ये क्यों अच्छी होती है ये जान लेते हैं कि द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। तो जो दुमटी मृदा होती है वो बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नली आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। तो ये जो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। तो ये गाद को क्या कहेंगे हम? सिल्ट कहेंगे। तो जो सिल्ट है वो अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। The size of the silt particles is between those of sand and clay. The loamy soil also has a humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plants. तो देखा जाए तो ये जो दुमटी मिट्टी होती है, दोमट वाली मिट्टी होती है, ये पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये जो गाद होते हैं, स्लिट होते हैं, गाद कणों का साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जहाँ भी ह्यूमस की मात्रा होती है ऐसी मृदा जो है वो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ था, हमने तीनों मिट्टी के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर तीनों मिट्टी के नमूने आपको दिखा दिए गए हैं, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी और तीसरी जो है वो दोमट मिट्टी की। तो ये इस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने को बोला गया है, तो आप पढ़ के अगर चाहें आपके पास मिट्टी मिल जाए तो आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, किससे क्या चीज़ें आसानी से आप बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, क्या नहीं। अब हमारे काम का जो है वो है मृदा के गुण। तो जो क्वालिटी ऑफ
सॉइल हो गई या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गई, वो देखते हैं यहाँ पे हम। तो मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाइए। अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे। तो पहला जो मृदा का गुण है वो मृदा में जल अंतः स्रवण दर को देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो जल का अंतः स्रवण दर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए गए, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी क्या हुआ, वो अवशोषित हो गया, क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी को क्या करती है, सोखती है, उसका एब्जॉर्ब पानी को करती है। तो ये बताया गया है। इस क्रियाकलाप से आप समझ सकते हैं कि मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो पक्की फर्श थी वहाँ पर पानी गिरने पे वो बह गया, तो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो यही इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है कि जल जो है वो भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतः स्रावित हो जाता है और पाइप जो है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पाइप के बारे में बताया गया है कुछ, फिलहाल हमारे काम का वही लाइन था। अब यहाँ पे बताया गया है एक फॉर्मूला है, अंतः स्रवण दर की गणना जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप मेज़र कर सकते हैं इस अंतः स्रवण के दर को। तो यहाँ पर अंतः स्रवण की दर को मेज़र करने के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो जो परकोलेशन रेट होता है, पहली बात तो इसको मिलीलीटर पर मिनट में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर जल की मात्रा ml में लेंगे और अंतः स्रवण अवधि जो टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा इसका, उसको मिनट में लेंगे। तो अमाउंट ऑफ वाटर और जो है ऑब्लिक जो परकोलेशन टाइम, तो यही हमारा इन दोनों को जब हम निकाल लेंगे तो अंतः स्रवण की दर या परकोलेशन रेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसका ये आप कर लीजिएगा जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आप बहुत आसानी से फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हम ये सॉइल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, उसकी परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो जो वाटर किस रेट में वो मृदा में है उसको निकालने का फॉर्मूला आपने देख लिया। तो इस तरह से ये परकोलेशन रेट आप निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं मिट्टी में पानी की। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, मृदा में नमी। तो जो यहाँ पर अब मॉइस्चर इन सॉइल को हम कैसे मेज़र करेंगे वो चीज़ बताई गई है। तो मृदा में नमी क्या है, यहाँ पर लिखा है कि ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे, संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पर। इसको देख लेते हैं कि जो गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर, गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। तो यहाँ आपको आंसर मिल गया होगा कि गर्मी के दिनों में जो हमें वायु ऊपर की ओर कंपदीप्त क्यों होती है, क्यों ऐसा हमें लगता है कि जो ऊपर की वायु है ज़मीन के जस्ट ऊपर की, वो इस तरह से गर्म क्यों लगती है। तो वही बताया गया है
कि जो गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। अब आगे दिया हुआ है कि मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया है। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें और ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। तो यहाँ पर ये मृदा में से नमी हटाने का एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके मृदा की नमी को हटा सकते हैं। अब मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है। ये चीज़ जानने के लिए यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। तो हम अपने काम की चीज़ पे आ जाते हैं। तो मृदा द्वारा जल का अवशोषण मतलब सारी मृदा जो है वो जल को किस मात्रा में एब्जॉर्व करती है। तो ये चीज़ें हमको जानने के लिए एक फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि अवशोषित जल का परसेंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि मिट्टी जो है वो जल का कितना जल उसमें अवशोषित है। अगर ये निकालना है तो ये फॉर्मूला है U-V/50 × 100। तो यहाँ U और V क्या है ये चीज़ जानने के लिए आपको ये है कि जो U है वो क्या है, मापक सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन। V क्या है, मापक सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन। तो मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन बराबर U-V ml में और मृदा द्वारा जल का द्रव्यमान U-V ग्राम में। तो 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे रख के आप निकाल सकते हैं। बाकी एक बार इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ जब ये पढ़ेंगे तभी आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। तो हम देख रहे हैं मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लास्टिक की एक आपको कीप लेनी होगी। आप सभी ये एक्सपेरिमेंट इस तरह का किए होंगे तो बस जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लास्टिक की एक आपको कीप लेनी होगी। उसमें फ़िल्टर पेपर को लगाना होगा। फ़िल्टर पेपर को मोड़ के कीप नुमा बना लीजिए और उस कीप में जो है लगा लीजिए। किसी मृदा के पाउडर को लीजिए 50 ग्राम तौलकर इसे कीप में लगाए फ़िल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें। तो आपने जैसे मान लीजिए पहले 1 लीटर पानी लिया हुआ था, मिट्टी में वो पानी डालना शुरू किया तो आधा लीटर पानी जो है मिट्टी ने एब्जॉर्व कर लिया। अब आपके पास आधा लीटर पानी बचा। तो जो प्रारंभिक मान होगा पानी का वो 1 लीटर था और अब जो मान होगा वो आधा लीटर होगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि जब उस कीप से पानी ड्रॉप करके रिसने लगे तब आप क्या करिए, आपने जो पानी लिया हुआ था पहले उसकी माप जो थी वो नोट कर लिए होंगे और अब जो बचा जल है उसको माप कर आरंभिक माप में से घटा दीजिए, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। मतलब U-V यही चीज़ है जो हमने फॉर्मूले में देखा। तो यहाँ पर ये है, इस तरह से एक बीकर लिया गया है, इसमें एक कीप रखा गया है, कीप में ये फ़िल्टर पेपर लगा लिया गया है और इसमें फ़िल्टर पेपर के अंदर मिट्टी डाला गया है। मिट्टी डाल के ड्रॉप ड्रॉप पानी का डाला गया और अब इसके बाद मिट्टी क्या करेगी, कुछ देर तक तो इस पानी को एब्जॉर्व करेगी। इस जो कीप है इससे पानी नहीं गिरेगा, लेकिन जब मिट्टी के एब्जॉर्व करने की एक लिमिट होगी वो ख़त्म हो जाएगी तो मिट्टी जो से पानी रसने लगेगा, गिरने लगेगा इस बीकर में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि मिट्टी ने कितना पानी को एब्जॉर्व कर लिया। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन, तो जैसे आपने पहले 1 लीटर पानी लिया था तो U की जगह पे उस वैल्यू को रखेंगे और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन, तो जो पानी आपके पास बचा हुआ है, अब आधा लीटर मान लीजिए एब्जॉर्व किया तो आधा लीटर बचा है तो -V की जगह पे वो आधा लीटर बचा हुआ रखेंगे पानी। तो इस तरह से इस
वैल्यू को आप पुट करके इस जो जल मिट्टी जल को कितना एब्जॉर्व करती है वो परसेंट निकाला जा सकता है। और जगह जगह की आप मिट्टी को ले लीजिए और उन सभी मिट्टी के साथ इस रिएक्शन को करिए, मतलब इस क्रियाकलाप को करिए, तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी मिट्टी कितना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर रही है या कौन सी मिट्टी कितना कम पानी को एब्जॉर्व कर रही है। तो यही चीज़ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताया गया था। अब यहाँ पर मृदा और फसलों के बारे में देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। तो भारत के विभिन्न जगहों में इन तीनों तरह की मृदा अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। तो मिट्टी जो है वो इफेक्टेड होती है पवन के द्वारा भी, वर्षा के द्वारा भी, टेम्परेचर के द्वारा भी, प्रकाश के द्वारा भी और ह्यूमिडिटी के द्वारा भी। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधित कारक हैं जो मृदा परिक्षेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में भी परिवर्तन लाते हैं। जलवायवी कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का भी निर्धारण करते हैं। मृणल और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि गेहूं और चने की खेती के लिए किस तरह की मृदा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, किस तरह की मृदा का यूज होता है गेहूं और चने की जैसी फसलों को उगाने के लिए। तो यहाँ पर कैसी मृदा, मृणल और दुमटी मृदा, इन दोनों का ही प्रयोग गेहूं और चने की खेती के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा आप कि गेहूं और चने की खेती के लिए किस तरह की मृदा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ के समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। तो धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ के समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। तो ये मसूर के लिए था, ऊपर हमने गेहूं के लिए देखा, चना के लिए देखा, धान के लिए देखा। आगे और चीज़ों को देखेंगे सॉरी। तो एक बार इन चीज़ों को इंग्लिश में देख लेते हैं। मृणल और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो क्लेई एंड लोमी सॉइल होती है वो बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग जो सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो इनके लिए जो क्लेई और लोमी सॉइल है ये इम्पोर्टेंट होती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। अब फॉर पैडी, धान की फसल के लिए कौन सी सॉइल रिच होती है? जो क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल होती है, क्ले वाली सॉइल होती है, वो धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, गुड कैपेसिटी होती है रिटेन ऑफ वाटर की। इसके बाद क्या है कि फॉर लैंटिल्स, जैसे कि यहाँ पर मसूर की बात की गई है, तो मसूर के लिए क्या होता है, मसूर और जो दूसरी दालें होती हैं उनके लिए लोमी सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, विच ड्रेन वाटर ईजली आर रिक्वायर्ड। ठीक है। अब इसके बाद आगे कॉटन की बात की गई है। कपास के लिए बलुई, दुमट अथवा दुमट मृदा बहुत उपयुक्त होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे ही पॉइंट बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये मिट्टी, किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, ये चीज़ आप एक जगह नोट करिए और इसको रट डालिएगा। तो यहाँ पर कॉटन की बात की जा रही है कि कॉटन के लिए सैंडी लोम आर लोम सॉइल होती है, वो जो है अच्छी होती है कपास की खेती के लिए। क्यों अच्छी होती है? इनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। अब गेहूं जैसी फसलें महीन मृणल मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी फर्टिलिटी वाली, काफ़ी फर्टाइल मृदा की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए
जो मृणल्य मृदा होती है उसमें ह्यूमस जो है वो भरपूर मात्रा में होता है, और ह्यूमस जो है मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाता है, इसलिए गेहूं जैसी फसलों के लिए महीन मृणल्य मृणमय मृदा में उगाई जाती है गेहूं की फसलें। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे बताया गया है कि अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में आप जानकारी एकत्र करके मिट्टी और उनमें उगने वाली फसलों के बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा चैप्टर है। यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी। ऐसी मृदा जिसकी अंतः श्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। तो आप कमेंट करिए और आप बताइए कि धान की खेती के लिए कौन सी मृदा ज़्यादा उपयुक्त होती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मृदा अपरदन को। तो मृदा अपरदन को भी जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सॉइल, जिसे कि हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो मृदा अपरदन क्या है? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना ही अपरदन कहलाता है। तो कभी कभी बहुत तेज जब हवा चलती है या बहुत तेज़ लगातार कई दिनों तक बारिश हो रही है या बर्फ़ गिर रहा है, तो इससे क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है ये हट जाती है, पानी से बह जाती है, हवा से उड़ जाती है, और वही जो है उपजाऊ लेयर होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, ये जो मिट्टी की ऊपर वाली सतह होती है इन्हीं का हटना जो है वो अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रहती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। तो पेड़ पौधों को इसलिए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं, मिट्टी का अपरदन होने से रोकती हैं। ये जो जल, बर्फ या पवन की वजह से मिट्टी का जो अपक्षय होता है उसे पेड़ पौधे रोकते हैं। जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी जो है जो आपस में बंधी हुई है वो ढीली पड़ जाएगी, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है। तो जो सॉइल इरोजन होता है वो ज़्यादा उन जगहों पे होता है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहाँ की भूमि बंजर होती है, या जहाँ पर मृदा का जो मरुस्थलीय एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई भी वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इससे एक तो हमारा इन्वायरमेंट, हमें जो है ऑक्सीजन पेड़ पौधों से शुद्ध मिल जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस में रहेगा और हमारी मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहेगी, मिट्टी का अपक्षय नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब और मिट्टी जो है वो बहुत से गरीबों के लिए उनकी रोज़ी रोटी भी होती है। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बना के बेचते हैं और इनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं मिट्टी के बारे में, मिट्टी की उपयोगिता के बारे में, मिट्टी को कैसे क्या बनाया जाता है। तो ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा चैप्टर जो सॉइल वाला था। हर इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लिए हैं। बाकी इससे डीप में जैसे ही हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे आपको इससे डीप में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक नॉलेज वाली चीज़ दी हुई है, वो जान लीजिए कि उत्तर भारत की अनेक नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिनमें गाद, मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती है। यह मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन दिया हुआ था
जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी कहते किसको हैं? ये गाद, चिकनी मिट्टी, बालू और बजरी का मिश्रण होती है। अब आगे चैप्टर की समरी को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि समरी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं इन चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी हिंदी में जिसे पढ़ना है वो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है कि सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि सॉइल प्रोफाइल इज़ अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्लेई, लोमी एंड सैंडी। तो 3 तरह की सॉइल बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्या है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्ले सॉइल। तो यहाँ बहुत ही नई चीज़ आपको देखने को मिला। हमने जो परकोलेशन रेट निकालना सीखा था, वो रेट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वो हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल में और लीस्ट होता है क्लेई सॉइल में। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्ले एंड लोम आर suitable for growing wheat, gram and paddy. Cotton is grown in sandy loam soil. तो कॉटन जो है वो सैंडी लोम सॉइल में ग्रो किया जाता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद बताया गया है कि सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। क्लेई सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचू। तो जो क्लेई सॉइल होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, कुम्हार इन्हीं मिट्टी का प्रयोग करते हैं मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि कुम्हार के द्वारा प्रयोग की गई मिट्टी कौन सी होती है, या खिलौने या मूर्तियों इत्यादि में कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्ले मिट्टी या चिकनी मिट्टी का प्रयोग कुम्हार के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर था सॉइल या मिट्टी जिसे कहते हैं हम। चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है, हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लिया है। इसके साथ ही ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम 10वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा हो जो ना समझ में आया हो, जो ना क्लियर हुआ हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। और ये छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये बेहद ही हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।